हेलो बच्चों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग सारे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग के रिगार्डिंग। डायरेक्टिंग आप लोगों का 7 चैप्टर है फर्स्ट बुक का, और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, क्योंकि मैनेजमेंट की अगर आप लोगों को डेफिनेशन पता है तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स। किसी से काम करना, काम करवाना, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। बट काम अपने आप नहीं होता, काम करवाना पड़ता है, उसके लिए डायरेक्टिंग है बच्चों। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन को डायरेक्टली रिलेट करता है, चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। तो मुझे सिर्फ एक ही बात लगती है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। अभी तक आप लोग प्लान कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसके लिए लोग लेके आ रहे थे, स्टाफिंग कर रहे थे। अब लोग भी आ चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप भी हो चुकी है, अब लोगों से काम करवाना है। तो डायरेक्टिंग मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब काम कोई अपने आप नहीं करता, उसका 100% लेने के लिए डायरेक्टिंग के अंदर 4 टेक्निक यूज करी जाती है काम करवाने के लिए। सबसे पहले मेरे पास आता है सुपरविजन, फिर आता है मोटिवेशन, फिर आता है लीडरशिप, एंड देन मेरे पास आता है कम्युनिकेशन। तो ये 4 तरीकों से हम लोग किसी का 100% उसका बेस्ट यूज कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स का। तो आओ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग। Directing is telling people what to do and seeing that they are doing in their best. अब कोई मुझे आके ये बोल रहा है कि कुणाल से मेरी तबीयत खराब है, तो मैं बोलूंगा ओके यार ऑफ कर लो। बट क्या पता उसकी तबीयत सच में खराब ना हो, तो कोई इंसान अंदर से इतना मोटिवेटेड नहीं है कि वो अपना बेस्ट दे 100%। कोई देख रहा है उसे, उसको टारगेट अचीव करने हैं, तो गिविंग देयर बेस्ट, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग फीचर्स क्या है बच्चे? सर डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। पहली बार काम स्टार्ट कहां होता है सर? वो डायरेक्टिंग में होता है। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। कुणाल सर चलते रहेगा ये प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम, कौन किसको डायरेक्ट करता होगा बच्चों? टॉप लेवल वाले डायरेक्ट करते हैं अपने मिडिल और लोअर लेवल वालों को। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, हम डायरेक्टिंग दे कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग उसकी एफिशिएंसी, वर्कर की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो डायरेक्टिंग है क्या? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, एंड डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स अ ह्यूमन एलिमेंट। ऑल दीज आर द फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। पहला मैनेजमेंट का ऐसा फंक्शन जहां पर काम स्टार्ट होता है। अभी तक प्लान कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, लोगों को लेकर आ रहे थे, अब काम करना शुरू करना है हम लोगों ने। इट इज द फंक्शन मैनेजमेंट वेयर एज एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स by giving direction. Manager work started the organization. Second, directing is not an one time activity, it is a continuous process, it is all pervasive. Whether the organization is small बच्चों, organization is large, या आपके ऑर्गेनाइजेशन रूरल एरिया में हो या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अर्बन एरिया में हो, जहां जहां लोग इन्वॉल्व होते हैं, काम करवाना इन्वॉल्व होता है, लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं, वहां डायरेक्टिंग है। डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव। That means directing is required at every level of organization. Every manager provides guidance and inspiration to his subordinates. Performance oriented. The main motive मैं क्यों कर रहा हूँ direct is bringing efficiency in the performance. So directing helps to improve the performance of an employee. Directing is an human element. जो direct कर रहा है वो भी इंसान है, और जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं वो भी इंसान है। इट इन्वॉल्व स्टडी एंड मोल्डिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट इंप्रूव्स कम्युनिकेशन ऑल्सो, एंड इट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग कहां से कहां फ्लो होता है सर? डायरेक्टिंग फ्लो होता है सर टॉप से बॉटम तक। डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सर जैसे आपने फीचर्स बताए, ये आपके फीचर्स से डायरेक्टिंग के स्टूडेंट्स। एट इनिशिएट्स एक्शन, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी, परवेसिव, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ऐसी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंस है। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन आपको पता है। डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट। मेरे पास 10 एम्प्लॉय हैं, मैं उनको कुछ इस तरीके से डायरेक्ट कर रहा हूं कि हर एक एम्प्लॉय का एफर्ट लग रहा है, ज्वाइन हो रहा है एफर्ट to achieve only one goal, that is the organizational goal. Directing act as a means of motivation. Directing helps to adopt the changes. मैंने अपने एम्प्लॉय को कुछ इस तरीके से डायरेक्ट किया स्टूडेंट्स की जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हैं वो एम्प्लॉयज रेडी हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। जैसे कि आपको मैंने बताया कि एकमात्र ऐसा फंक्शन जहां काम पहली बार स्टार्ट होता है, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिंग। द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर्स। डायरेक्टिंग फंक्शन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द एम्प्लॉइज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आता है विच फंक्शन प्रोवाइड डायरेक्शंस टू द एम्प्लॉइज? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग बताता है कि एम्प्लॉय ने क्या काम कब करना है।
टू इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट्स। डायरेक्टिंग एक ऐसा पावर है, ऐसा सोर्स है जिससे हर एक एम्प्लॉय का एफर्ट इंटीग्रेट होता है, मिलता है टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। In the organization, number of employees are working at different level and in different job position. They may have the different level of authority, responsibility. सबका लेवल अलग अलग है, अथॉरिटी अलग अलग है, बट डायरेक्टिंग एकमात्र ऐसा फंक्शन है जो सबके एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करवाता है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग एक सोर्स है मोटिवेशन क्रिएट करने का। आपको पता है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग, ये मार्केट से परचेज नहीं करी जाती। तो डायरेक्टिंग एकमात्र ऐसा फंक्शन जो मोटिवेशन अंदर क्रिएट करता है लोगों के। तो आप इस तरीके से सुपरवाइज करो, इस तरीके से लीड करो, इस तरीके से कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाओ जिससे अंदर से ऑटोमेटिकली मोटिवेशन क्रिएट हो। तो डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट मीन्स गिविंग orders only, but through the better direction and instruction, the supervisor try to motivate the employees to perform their best ability. Directing helps to adopt the changes. We know that we are in the changing environment, dynamic environment, जहाँ changes बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो डायरेक्टिंग एकमात्र ऐसा फंक्शन जो चेंजेस को अडॉप्ट करने में आप लोगों की हेल्प करता है। Generally, the employees hesitate in accepting the changes, but through directing function, changes can be implemented more easily as while giving direction, the supervisor guide the subordinate. Directing brings stability in an organization. कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कौन करता है जी? डायरेक्टिंग। तो ये मेरे पास डायरेक्टिंग की बच्चे इंपॉर्टेंस थी। दोबारा एक बार आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट्स, डायरेक्टिंग इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन, हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस एंड ब्रिंग स्टेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, कभी भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, एक सुपरवाइजर अपने वर्कर को जब डायरेक्ट करने की बात करता है तो चार चीजें यूज करता है। देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट वन इज सुपरविजन, सेकेंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ वन इज लीडरशिप। सबसे पहले आता है बच्चे मोटिवेशन। मोटिवेशन की डेफिनेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग, इंड्यूसिंग, ये 3 वर्ड याद रखना, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, इट कैन नॉट बी परचेज फ्रॉम मार्केट, ये एक इंटरनल फीलिंग होती है। बट ये 3 वर्ड्स, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग, जब कभी भी आप लोग मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन क्या है कुणाल सर? मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग है। मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपने अच्छा किया तो मैं आपको प्रमोट कर दूंगा, अगर आपने गलत किया तो आपको डिमोट कर दूंगा। तो मोटिवेशन कैन बी बोथ, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सर, बिकॉज टू मोटिवेट समवन वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर नीड एंड टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ एन एम्प्लॉय, इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। फोर्थ, मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। एक बार आपने किसी को मोटिवेट कर दिया, गोल्स अचीव हो गए, न्यू गोल अराइजेस, न्यू मोटिवेशन नीडेड, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एम्प्लॉइज। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं बच्चे डायरेक्टिंग की नीड्स और डिजायर की। तो डायरेक्टिंग स्टार्ट कहां से होती है कुणाल सर? डायरेक्टिंग स्टार्ट होती है नीड से। इसका मतलब क्या है? ये बात सही है कि किसी के कोई नीड और डिजायर अगर नहीं होंगे तो मैं उसको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। एकदम सही बात है स्टूडेंट्स, नीड और डिजायर से ही मोटिवेशन स्टार्ट होती है जी। Need of desire is a very important element in motivation because employees get motivated only for their needs, and if the needs are fulfilled completely, then it is not possible to motivate an employee. सो किसी को भी अगर मोटिवेट करना है तो मुझे उसकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉय की नीड्स और डिज़ायर्स आपको पता अलग अलग हो सकती हैं। तो हमारे पास नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्टैंडर्ड थ्योरी है जिसका नाम है मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी, जिसमें सबसे पहले आता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आता है। फिर आता है, अगर ये अचीव हो जाती है तो फिर सेकंड आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये अचीव हो जाती है तो फिर आती हैं बच्चे सोशल नीड्स, डिजायर्ड वाली नीड्स, अफेक्शन, लव, ये भी अचीव हो जाता है। फिर आता है एस्टीम नीड्स, रिकग्नाइजेशन, पावर, एंड लास्ट प्राइड, सेल्फ फुलफिलमेंट। तो देर आर 5 stages of Maslow's needs hierarchy theory. The first one is basic physiological need, safety and security needs, social need, esteem needs and self fulfillment needs. सबसे पहले आपके पास बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। सर बेसिक लाइफ के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, नी, दैट इज योर एयर, वाटर, सर ये बेसिक नेसेसिटीज हैं सर।
तो सर ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं. दीज नीड्स इंक्लूड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सर्वाइवल, जीने के लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. These needs include basic requirement for survival and maintenance of human life. These are कौन से हैं सर? Food, shelter, clothing, psychological need must be satisfied through the monetary incentive. Second, safety and security. सर आज के टाइम पर लोगों को प्रेजेंट से ज़्यादा अपने फ्यूचर की चिंता होती है. सर अगर कोई एम्प्लॉय मेरे लिए वर्क कर रहा है तो उसको हमेशा ये डर रहता है कि कहीं अभी मेरी जॉब ना चली जाए, या फिर जॉब जहाँ मैं कर रहा हूँ, काम जहाँ कर रहा हूँ, वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा इशू ना हो जाए जिससे कि फ्यूचर में मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम चली जाए. क्योंकि हर फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड अगर होती है तो इंसान अपना बेस्ट दे पाता है जी. वंस द प्रेजेंट डे साइकोलॉजिकल नीड्स अगर फुलफिल हो जाती है तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर बाय मेकिंग श्योर इन फ्यूचर ऑल्सो दे कंटिन्यू टू सेटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल नीड. फिजिकल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों चाहिए. द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स बाय प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, कि स्टेबल रहेगी आपकी इनकम, चेंज नहीं होगी. थर्ड आती हैं सोशल एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, अफेक्शन, लव, सिंपैथी. ये भी बहुत ज़्यादा डिजायर्ड है बच्चों, आपको हैप्पी रखने के लिए, आपको अपने वर्क के अंदर इन्वॉल्व होने के लिए. इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप एक्सेट्रा. टू फुलफिल द सोशल नीड मैनेजर प्रेफर टीम वर्क. मैनेजर हमेशा क्या प्रेफर करता है? टीम वर्क प्रेफर इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, एस्टीम नीड्स बचे, रिकग्नाइजेशन, प्रेस्टीज. ये आप लोगों के पास एस्टीम नीड्स का पार्ट है. Respect and recognition. When the above three needs are satisfied, then people start demanding respect for themselves in a group. It can be satisfied through the non-monetary incentive. पैसा नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. मेरे एक लेवल है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग एस्टीम नीड्स. एंड लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. जो भी आप बनना चाहते हैं आपने वो अचीव कर लिया. These needs refer to realizing or reaching to the aim of your life. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट. Once the employees become what he wants to become, it means satisfaction of his actualization need. Example, when a soldier faces bravely the bullet of enemy, he seems to realize the self-actualization needs. So 5 needs हैं students. हम लोग बोलते हैं मैस्लोस नीड्स हायरार्की थ्योरी. और नीड्स को मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं नीड्स के थ्रू जानना चाहता हूँ, लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहता हूँ. तो मोटिवेट करने के लिए मेरे पास डिफरेंट इंसेंटिव्स भी हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वो इंसेंटिव्स होते हैं जिसके अंदर बच्चों मनी इन्वॉल्व होता है. जैसे कि फर्स्ट मेरे पास है पे एंड अलाउंसेस. सबसे बेसिक बात, हर एक इंसान अपने जॉब को ज्वाइन ही इसलिए करता है. सेकंड, प्रॉफिट शेयरिंग. जितना भी प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा एम्प्लॉयज़ को भी मिलेगा अगर वो बेटर वर्क करेंगे. तो पे एंड अलाउंसेस भी आप लोगों के फाइनेंशियल इंसेंटिव का पार्ट है. कहते हैं इन दिस द कंपनीज फिक्स अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड इफ इट इज द प्रॉफिट exceeds, if the profit exceeds that percentage, then its surplus profit is distributed among the employees. Third, bonus, something extra. सैलरी के अलावा भी कुछ मिलता है. इट इज़ वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफर टू एम्प्लॉइज ऑफ एन ओकेजन और एनुअल डे ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. मोस्टली हमारे पास दिवाली पे मिलता है बोनस. नेक्स्ट, को पार्टनरशिप एंड स्टॉक ऑप्शन. मेरी कंपनी है, कंपनी के ही शेयर्स कम रेट पर ही एम्प्लॉइज़ को दे दिए जाते हैं. एक तो रेट कम होता है, प्लस एम्प्लॉय को लगता है कि यस मैं भी अब इस कंपनी का ओनर हूँ. क्योंकि आप सब बच्चों को पता है कि शेयर होल्डर्स कुड बी कॉल्ड एज एन ओनर. Under those incentive schemes, employees are offered company share at a price lower than the market, and sharing profit does not give ownership right to the employee. This creates a feeling of ownership to the employees. Commission मिलेगी. Employees are working under sales department are given commission. जितनी sales होगी उसके हिसाब से commission. Productivity linked wage incentive. आपका एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दिया कि 10 यूनिट बनाने एक दिन के अंदर. जो 10 से कम बनाएगा उसको पैसे कम मिलेंगे, जो 10 से ज़्यादा बनाएगा उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे. तो हर एक एम्प्लॉय ट्राई कर रहा है कि एटलीस्ट मैं 10 तो बना पाऊँ, जितनी प्रोडक्शन उसके हिसाब से वेजेस. ये सारे आप लोगों के पास फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर पार्ट बता रहा हूँ आपको. रिटायरमेंट बेनिफिट्स बच्चों, काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, पेंशन्स मिलती हैं, ग्रेचुटी मिलती हैं, सिक्योरिटी. दिस एक्ट एज एन इंसेंटिव. परक्यूसिट्स, दीज आर सम स्पेशल बेनिफिट्स सच एज कार अलाउंसेस. कार दी हुई है, हाँ घर दिया हुआ है, बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ट्रैवल के चार्जेस फ्री है, मेडिकल फ्री है. ये भी काफ़ी फेमस है बच्चे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर. नेक्स्ट मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स जो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को. एक फाइनेंशियल है और एक नॉन फाइनेंशियल है. नेक्स्ट मेरे पास आते हैं स्टूडेंट्स नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स.
सो दीज इंसेंटिव्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी से इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे कि स्टेटस, किसी को रैंक, पावर, अथॉरिटी की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है जी. सो इट रेफर्स टू रैंक, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेस्टीज related to the job. By offering higher status or rank in the organization, manager can motivate employees. Second, career advancement opportunity. करियर एडवांसमेंट मतलब आप लोग एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं एम्प्लॉय को साथ साथ, जिससे कि उसका फ्यूचर वो और बेटर हो जाए. पैसे नहीं दे रहे बट आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं. मैनेजर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज टू improve their skills and be promoted to the higher level jobs. It improves the morale of employees. Employee recognition, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जैसे आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एम्प्लॉय को फॉर द गुड परफॉर्मेंस, आप इंस्टॉलिंग अवार्ड सर्टिफिकेट दे रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस का, रिवॉर्ड दे रहे हैं एम्प्लॉयज को वैल्यूएबल सजेशन के लिए, डिस्प्ले कर रहे हैं नोटिस बोर्ड पर, दैट इज एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, टी शर्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं रिकग्नाइजेशन. जॉब सिक्योरिटी, उसको बोल रहे हैं देखो जॉब से नहीं निकालेंगे, अपने आप को प्रूफ करके दिखा, बेटर प्रूफ कर. ऐसा नहीं है कि अगर गलती होगी तो निकाल दिया जाएगा एकदम से, तो उसको लगता है कि फीलिंग आती है सिक्योरिटी की. और जब कभी भी एक एम्प्लॉय के पास सिक्योरिटी होती है ना, फीलिंग की सिक्योरिटी होती है, तो वो वर्क करता है बेटर. एम्प्लॉयज वांट देयर टू बी सिक्योर जॉब सिक्योरिटी इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इनकम which motivates people to work with their best ability. Moreover, there is one negative aspect of job security when people feel they are not likely to lose their job. Employee participation. इन्वॉल्व एम्प्लॉय, आप एम्प्लॉय को जब इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी पार्टिसिपेट करो जी, इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, वेलकम देयर सजेशन, आस्क देम बिफोर असाइनिंग जॉब टू देम, दिस विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. तो ये मेरे पास नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, सारे दूसरे की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, तो ये भी बहुत काफ़ी मैटर करता है एक एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए. इट रेफर्स टू अ हेल्दी रिलेशन बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स. अ पॉजिटिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय मैनेजर क्रिएट्स बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, वेयर एज अ नेगेटिव अप्रोच में स्पॉइल द क्लाइमेट ऑफ एम्प्लॉयज आर ऑलवेज मोटिवेट इन द हेल्दी. एम्प्लॉयज हमेशा हेल्दी इन्वायरमेंट में ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं. जॉब एनरिचमेंट, जॉब ऑटोनॉमी. जॉब एनरिचमेंट इज कंसर्न विद डिजाइनिंग जॉब्स. एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड, इंसान काम कर करके ना बोर हो जाता है, तो उसको अलग अलग लेवल की जॉब दी जाए, अलग अलग रूटीन काम ना देकर कुछ और काम दिया जाए, तो वो काम करने के लिए मोटिवेट रहता है. कह रहे हैं एम्प्लॉयज़ गेट बोर्ड बाय परफॉर्मिंग अ रूटीन जॉब, बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब्स, ऑटोनॉमी टू परफॉर्म जॉब, इंटरेस्टेड जॉब, एम्प्लॉयज़ गेट सेटिस्फाई एंड दे आर मोटिवेटेड. तो ये आप लोगों के पास मोटिवेशन के बाद थर्ड आया था लीडरशिप. जैसे मैंने आपको मोटिवेशन का इन्फ्लुएंसिंग बता रहा था, यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ इन्फ्लुएंसिंग, सॉरी मोटिवेशन का नहीं, इंड्यूसिंग था. दिखाता हूँ मैं आप लोगों को. नीट से पहले आपके पास मोटिवेशन की हमारे पास डेफिनेशन आई थी, दैट मोटिवेशन इज इंड्यूसिंग. याद रखना वर्ड, उसके लिए अलग है. इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग एंड स्टिमुलेटिंग. इंड्यूसिंग, इंस्पायरिंग एंड स्टिमुलेटिंग. बट अभी हम लोग लीडरशिप पर हैं, और लीडरशिप कहता है इन्फ्लुएंसिंग, नॉट इंड्यूसिंग. इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन अ मैनर दैट दे स्ट्राइव विलिंगली. कुछ इस तरीके से उनके बिहेवियर कि मतलब खुद ही अपने आप काम करे. ये कौन काम करता है बच्चे, ये आपके लिए करते हैं लीडरशिप. देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, दैट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्फेयर. ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है बच्चे बॉस सेंटर लीडरशिप. ये एक बिहेवियर है, इंसान ऐसा नहीं होता. जब कभी भी रश ऑफ वर्क होता है, काम करवाना होता है, एम्प्लॉयज थोड़े से लेथार्जिक होते हैं, या फिर एक शॉर्ट पीरियड है काम करवाने के लिए, तो हम लोगों को कभी कभी ये स्टाइल भी यूज करना पड़ता है. एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट. ही सेंट्रलाइज पावर, सारी पावर उसके हाथ में रहेगी. एंड टेक डिसीजन, वो भी विदाउट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स. ही डज नॉट डेलीगेट पावर, ना पावर किसी को देता है, सेंट्रलाइज पावर है. द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट करता है कि सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम अनक्वेश्चनली. एक लीडर ऑर्डर देगा और वो एक्सेप्ट करेंगे ऑर्डर्स को, वो भी बिना किसी क्वेश्चन के. जी एडवांटेज क्या है, जब कभी भी क्विक डिसीजन लेना हो तो ये आपके लिए अच्छा है. मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, जब मुझे स्पीड चाहिए हो तो ये अच्छा है. प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन टू लीडर. डिससेटिस्फेक्शन क्या है सर, फ्रस्ट्रेशन है सर, बार बार डांटते रहते हैं, बोलते हैं अभी करो अभी करो. इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन. तो फिर कभी कभी अगर एम्प्लॉय के पास कुछ मोटिवेशन के लिए है भी ना,
तब भी वो डिसीजन वो नहीं लेता, कह रहा है छोड़ो यार। इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन, पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड, नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस, सबऑर्डिनेट्स की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। इट इज सुटेबल व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड एंड लैक नॉलेज जी। थर्ड मेरे पास आता है डेमोक्रेटिक, इसको बोलते हैं ग्रुप सेंटर लीडरशिप। ग्रुप सेंटर लीडरशिप, अंडर दिस स्टाइल लीडरशिप टेक्स डिसीजन लेता है लीडर, बट किससे कंसल्ट करके लेता है, तो किसकी पार्टिसिपेशन होती है, एम्प्लॉइज की भी। वो काम को डेलीगेट करता है, डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है। ऑटोक्रेटिक में आपने देखा था सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, मेरे पास ही पावर थी, यहाँ पावर मैंने दी भी हुई है, डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी है। लीडर फॉलो द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी, ही प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, सोच के बताओ, ही लिसन टू द सजेशन एंड ग्रीवेंसेस एंड ओपिनियन ऑफ द सबऑर्डिनेट। एडवांटेज क्या है, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, मोराल बूस्ट रहता है एम्प्लॉय का कि हाँ मुझे भी बीच में इन्वॉल्व किया जाता है। इंप्रूव डिसीजन, जब सारे मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन ऑलवेज बेटर होता है, टू हेड्स आर ऑलवेज बेटर देन वन, डेवलप्स पॉजिटिव एटीट्यूड एंड रिड्यूस लेबर टर्नओवर। डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, उससे पूछो वो बताएगा, फिर थोड़ी देर में डिसीजन लिया जाएगा, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। So this style of types of leadership is suitable when the goal of company is to increase job satisfaction and independence of employees. Next, आपके पास आता है last style of leadership, that is free reign or laissez-faire. This style involves complete delegation. लो जी, वहाँ पे पहले centralized था, फिर decentralized था, ये complete delegation है जी. So that the subordinate themselves take decision in this style. Leaders avoid power. Power बेमतलब में use नहीं कर सकता, करता, he serves only as an contact point. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करना, सिर्फ एक कॉन्टैक्ट पॉइंट के बेसिस पे काम किया जाता है जी। एडवांटेज क्या है, जॉब सेटिस्फेक्शन तो होगी, मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट। अब सबऑर्डिनेट ही डिसीजन ले रहे हैं, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर के लिए इक्विप्स, अगर मैनेजर को चाहिए होगा फ्यूचर एक अच्छी पोजीशन के लिए, अगर मुझे कोई इंसान चाहिए तो वो एम्प्लॉय ऑलरेडी ट्रेंड है, वो डिसीजन खुद लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, सबऑर्डिनेट डू नॉट गेट द गाइडेंस एंड सपोर्ट, लीडर के मिलता है, लीडर ध्यान देता नहीं है। इट इग्नोर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ लीडर, सबऑर्डिनेट में वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि बायसनेस क्रिएट हो जाए? तो देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप स्टूडेंट्स, एक मेरे पास है ऑटोक्रेटिक, एक मेरे पास है डेमोक्रेटिक और एक मेरे पास है लेज़ेज़-फेयर। मेरे पास लास्ट एलिमेंट आता है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन। कॉमन अंडरस्टैंडिंग को जब हम लोग शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेज। याद रखना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाय कॉमन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज आर स्पोकन। अगर मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ स्टूडेंट, तो कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगा सेंडर और एक होगा रिसीवर। सेंडर सेंड करेगा स्टूडेंट्स मैसेज, हाँ जी, मैसेज को सेंड करने से पहले उसके ऊपर वो कोड लगाएगा, मैसेज जाएगा किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू। रिसीवर पहले उसे डीकोड करेगा, तब रिसीवर को ये मैसेज समझ आएगा और फिर रिसीवर उसका फीडबैक देगा जी। तो ये मेरे पास कम्युनिकेशन प्रोसेस है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जहाँ पे ऑफिशियली रिलेटेड डिस्कशन की जाती है, स्केलर चेन फॉलो होती है, उसको रिटन फॉर्म में होती है मोस्टली। टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन वर्बल भी हो सकती है, वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। ये आप ऊपर नीचे देख रहे हैं तो ये वर्टिकल है, सेम लेवल के लोग आपस में बात करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल है। डायगनल भी हो सकते हैं बट इतना है कॉमन नहीं है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे प्रॉपर लाइन्स, स्केलर चेन फॉलो ना हो और ऑफिशियल रिलेटेड बातें ना हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर। सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, फ्रेंडली टॉक्स होते हैं, गॉसिप्स होती हैं और अदर देन ऑफिशियल मैटर विच गिव सेटिस्फेक्शन तो मिलती है बट ऑफिस वाली वही बात नहीं है जी। इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बीच में डिफरेंस दिया हुआ, कह रहे हैं कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर एम्प्लॉय ऑफिशियली अटैच, तो वो फॉर्मल है। नॉट ऑफिशियली अटैच इनफॉर्मल है। ये रिजिड होती है, ये फ्लेक्सिबल होता है, कभी भी कोई किसी से बात जैसे मर्जी कर लेता है। ये ओरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ये मोस्टली ओरल होती है। यहाँ स्केलर चेन फॉलो होती है, यहाँ स्केलर चेन फॉलो नहीं होती। इट सर्वर द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की नीड के लिए होती है, ये एक सेल्फ नीड के लिए होती है जी। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होता है यहाँ पे, गेटिंग रिलीफ एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन
खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाया जाता है और सोशल सेटिस्फेक्शन। इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना ईजी होता है, बट इनफॉर्मल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नॉट नोन। जब कभी भी आप लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक सेंडर से मैसेज रिसीवर के पास जाता है और रिसीवर फिर फीडबैक देता है, इस कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर काफ़ी सारी रुकावटें आ जाती हैं जिसको हम लोग बैरियर्स बोलते हैं। मेरे पास 4 तरह के बैरियर हैं, दैट इज SPOP, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। सबसे पहले मेरे पास आता है स्टूडेंट्स सिमेंटिक बैरियर। जब कभी भी आप लोगों के पास इनकोडिंग और डीकोडिंग में दिक्कत आती है, ऐसे बैरियर को सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। जैसे कि सबसे पहले बैडली एक्सप्रेस मैसेज, अपने मैसेज ही गलत तरीके से एक्सप्रेस किए, रॉन्ग वर्ड यूज कर लिए, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, राइट RIGHT भी होता है और WRIT भी होता है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब अलग अलग है, बोलने में सेम है, तो आपने अलग वर्ड यूज कर लिया। फॉल्टी ट्रांसलेशन, अगर कोई ट्रांसलेटर है बीच में जो दो लैंग्वेजेस को आपस में ट्रांसलेट कर रहा है, वो ट्रांसलेटर को ही प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। टेक्निकल जार्गन, जब कभी भी सुपीरियर्स और लीडर्स अपने वर्कर्स के सामने टेक्निकल वर्ड्स यूज कर लेते हैं और वो समझ नहीं आता, उसको टेक्निकल जार्गन बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, मेरी बॉडी बता कुछ और रही है, दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। जैसे मैं बोलूँ हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है बोलना, तो मैच जब ना करें उसको कहते हैं बॉडी जेस्चर एंड डिकोडिंग। अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, बिना सोचे समझे ही मैंने सोच लिया कि हाँ यही आपका मतलब होगा, तो ये मेरे पास आते हैं सिमेंटिक बैरियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास है साइकोलॉजिकल बैरियर, स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल प्री मैच्योर इवेल्यूशन, बात खत्म होने से पहले ही आपने सोच लिया अच्छा यही इसका मतलब होगा। लैक ऑफ अटेंशन, एम्प्लॉय कुछ बता रहा है, आपका ध्यान ही कहीं और है, प्री ऑक्यूपाइड माइंड है आपका, तो उसको कहते हैं हम साइकोलॉजिकल। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ये जितने भी कम्युनिकेशन बैरियर आता है ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है डज नॉट सपोर्ट फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन, इट में रिजल्ट इन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन है, रिजिड रूल्स है। स्टेटस डिफरेंस है, समटाइम्स पीपल वर्किंग एट हायर लेवल डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे डिविजनल स्ट्रक्चर, आपको पता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर ऑटोमेटिकली आता है जी। नेक्स्ट मेरे पास आता है बच्चे पर्सनल बैरियर। Certain personal factors of senders and receiver may influence the free flow of information. Some of the personal barriers are: first, lack of confidence of superior in his subordinate. Lack of confidence of superior in his subordinate. Sorry. लैक ऑफ इंसेंटिव्स, मैं क्यों बोलूं जब मुझे पता है मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। इफ देर इज नो इंसेंटिव फॉर कम्युनिकेशन देन सबऑर्डिनेट मे नॉट लाइक इनिशिएटिव्स टू गिव सजेशंस। थर्ड, फियर ऑफ अथॉरिटी, अगर मैं ये बात शेयर कर दूंगा तो शायद से मुझसे अथॉरिटी ले ली जाएगी, मेरी गलती पता लग जाएगी, तो मैं बात नहीं करूंगा, तो मैं कम्युनिकेशन नहीं करूंगा। तो कैसे मैं इस बैरियर्स को रिमूव कर सकता हूँ? कम्युनिकेट करने से पहले अपने आइडियाज को क्लियर करो। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर, जिस तरीके से वो सुनना चाहता है उस तरीके से बात करो, लैंग्वेज वही यूज करो जो समझ आती है। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, अगर कुछ ऐसी डर वाली बात है, आपको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो पहले किसी और से भी कंसल्ट कर लो बात करने से पहले। यूज प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज, प्रॉपर फीडबैक दो। कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के लिए भी कम्युनिकेट करो, तो तब जाके लिंक बनता है कम्युनिकेशन में। Be a good listener or open mind. The parties to communicate must have open minds. तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास शॉर्ट टर्म के लिए एक वन शॉर्ट वीडियो, जिससे आपको पता लग जाएगा कि डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या है और आप लोगों ने क्या क्या प्रिपेयर करना है। ऐसे ही अगर आप लोगों को इसके नोट्स भी चाहिए और वीडियोस भी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे टेलीग्राम चैनल को, दैट इज़ कुणाल सदाना क्लासेस, और यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस कुणाल सदाना क्लासेस। थैंक यू सो मच।